नमस्कार और आपका आईटीवी नेटवर्क में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आरएलडी के वाइस प्रेसिडेंट जयंत चौधरी, जो इस किसान आंदोलन में भी काफी प्रमुख रोल प्ले कर रहे हैं। जयंत जी, आपका स्वागत है आईटीवी नेटवर्क में। और ये किसान आंदोलन में हम शुरू से ही बात करते हैं कि आप ये जो फार्म बिल्स के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आप और जो टिकट्स आपके साथ जो आपकी हो रही है, बिल्कुल जुगलबंदी जैसे कि कह सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। नहीं, देखिए, टिकैत जी एक गैर राजनीतिक संगठन में है और उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। हम राष्ट्रीय लोकदल के आह्वान पे किसान पंचायतों का आयोजन कर रहे हैं। तो वी आर ए पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में मैं ये आयोजन कर रहा हूँ। ये सही है कि किसान संगठन के लोग भी हमारे कार्यक्रमों में आ रहे हैं और दूसरे राजनीतिक दल के नेता भी जो समझते हैं मुद्दे को, जो इस मुद्दे में साथ हैं, वे भी आते हैं मंच पे और उनको साझा मंच है, वो भी आके अपनी बात बता रहे हैं किसानों। लेकिन टिकैत ने तो पहले आरएलडी टिकट पे भी लड़े थे, फिर उसके बाद बीजेपी का भी समर्थन किया था। तो उनकी पॉलिटिक्स, तो वो पॉलिटिकल आदमी है बेसिकली एंड ऑफ द डे। सब हैं, पैदा की पॉलिटिक्स है हमारी तो रगों। यूपी और बिहार के लोग तो बहुत पॉलिटिकल हैं, सोच रखते हैं। और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि आप सिर्फ वोटर क्यों बने। ये जो चर्चा होती है कि किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। किसान मतदाता भी है, सोसाइटी में अहम रोल अदा करता है और वह नेता करता है। वो चाहता है कि अपने नेता, उसका एजेंडा मजबूत हो। लेकिन जो जैसे कि टिकैत साहब ने कहा था कि हमने गलती करी बीजेपी को समर्थन देने में, और अब बिल्कुल आपके साथ हैं, अजीत सिंह जी के साथ हैं, आपकी पार्टी के साथ बिल्कुल 100% है। तो राजनीतिक हो ही गया ना। नहीं, ठीक है, उन्होंने एक बार बयान दिया है और नरेश जी ने मुजफ्फरनगर के उस पंचायत में समाज के आगे भी वो बातें रखी हैं। वह उनका फैसला है और हम स्वागत करते हैं। पहले भी आपको ध्यान होगा, जब महेंद्र टिकैत जी जब जिंदा थे, जब कोई संकट आता था तो चौधरी अजीत सिंह जी शायद सबसे पहले थे जिन्होंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। और सिर्फ इसलिए कि किसानों के हितों को देखते हुए। यहाँ व्यक्तियों का सवाल नहीं, यहाँ हमारे और राकेश जी के इक्वेशंस का सवाल नहीं, यहाँ राकेश जी की भावनाओं का सवाल नहीं है। मुद्दा तो हम सबसे बड़ा है। नहीं, वो सही है, लेकिन बीजेपी एक तो कह रहे हैं कि आंदोलन हम रखेंगे अक्टूबर की डेट तक। अब 2 अक्टूबर की डेट बिल्कुल आपको यूपी चुनाव के दरवाजे तक ले आती है, तो उसमें भी लोग राजनीतिक मतलब ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। अब सवाल यूपी की जनता फैसला करेगी। आपने उन्नाव में देखा है, दोबारा घटना हुई है और कितनी बड़ी वो चीज है। महिलाओं के प्रति लोगों का समाज में भी एटीट्यूड नहीं सुधरा है और ना ही हमारी पुलिस तंत्र कहीं भी सक्षम है। लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे आप फेल हो। गन्ना किसानों को आपने जो वादे किए थे 14 दिन में पेमेंट होगा, समय पे भुगतान के साथ साथ आपको पता है कि 3 साल से कोई दाम में वृद्धि नहीं हुई। किसानों के तमाम विषयों पे यूपी की सरकार फेल है। तो ये सारे विषय रहेंगे लोगों के मन में और हम चाहते हैं कि यही विषय जो है केंद्रित रहे, केंद्र बिंदु यही हो। किसान के मुद्दों पे ही चुनाव हो, ना कि किसी औरंगजेब को गाली दे के कोई वोट ले जाए हमारी। ये सही है, लेकिन इस सारे मसले पे एक जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको बिल्कुल उभर रही है वो आरएलडी है, कहते हैं। उधर कांग्रेस का भी थोड़ा हुआ है, अभी हाल ही पंजाब में चुनाव में कांग्रेस का भी काफी फायदा हुआ है और आपका भी काफी आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे कि अकाली दल का उतना नहीं हो पाया जितना आपका पार्टी की एक्सेप्टेंस हो रही है। देखिए, क्योंकि हमारे सोच में और काम में बिल्कुल क्लैरिटी रही है इस इशू पे और शायद इसलिए लोग समझ रहे हैं कि ये हमारे हितैषी हैं। कोई किसान हितैषी कभी ऐसे कानून का सपोर्ट नहीं कर सकता था। कोई किसान हितैषी अगर सरकार होती तो 1 करोड़ का किसानों पर जुर्माना लगेगा पराली जलाने पे, इस तरह का प्रस्ताव भी कभी पारित नहीं होना चाहिए था। तो वो लाइन तो खिंच गई है, वे आम धारणा बन चुकी है। और मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, हम कोई संसाधन नहीं लगा रहे। शायद 1 या 2 दिन की तैयारी में लोग अपने आप अपने ट्रैक्टर में डीजल लगा के, संसाधन खुद के पूरे परिवार को इकट्ठा करके आ रहे हैं और वे चंदा भी दे रहे हैं। और आपने लोकदल की बात कही तो पार्टी भी बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये अच्छे संकेत हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि कमजोर थी वहां भी लोग हमें मिले जो वहां काम करें, लोगों के बीच रहें और विस्तार करें। अगर रमेश टिकैत या नरेश दोनों भाई में से कोई आपसे टिकट मांगेगा तो आप क्या देंगे चुनाव के टाइम, पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा प्रकट करेंगे तो?
नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है अभी इस तरह की कोई बात करना मेरे लिए भी गलत होगा। और अभी जो आंदोलन चल रहा है इसमें हमें अपना मिलेगा, वो भी शायद इस तरह से नहीं सोच रहे इस इशू को लेकर। अच्छा, पॉलिटिक्स के बाद अब फार्मर्स इश्यूज, किसानों के जो मुद्दे पे उस पे आते हैं थोड़ा। ये बिल के बारे में कहा जा रहा है, सरकार कह रही है हमने तो बहुत बात करने की बात की कि हम ये काफी आपकी बात मानेंगे, लेकिन टिकैत साहब और बाकी जो आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब तो यही कह रहे हैं कि हमको बस रोल बैक ही चाहिए और कुछ नहीं। आपका भी वही स्टैंड है कि पहले रोल बैक चलेगा, उसके सिवाय और कुछ नहीं चलेगा? सवाल वही है ना कि 3 महीने से इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, सरकार दावा करती है कि हम बातचीत करते आए हैं और लचीलापन है और हम खुले मन से बात करते हैं और किसानों की सारी बात मानने को हम तैयार हैं। तो अगर यही स्थिति थी तो अब तक तो हल निकल जाना था। ये लोग वो लोग हैं, आपने देखा है प्रोटेस्ट साइट्स पे आप जाके खुद आपने मीडिया ने रिपोर्ट किया है, वे साधारण किसान हैं, उनके पीछे कोई बड़ा तंत्र नहीं है, वो कोई मोटिवेटेड लोग नहीं है, कहीं बाहर से कोई उनपे कोई किसी साजिश का वो लोग हिस्सा नहीं है। वो अपने जीविका के ये प्रश्न को लेकर यहाँ आए हैं दिल्ली तक, और अगर अभी तक हल ही नहीं निकल पाया तो यही साबित करता है कि सरकार की मंशा सही नहीं थी। सरकार को मालूम है, आपको बैठक करके और कोई रिपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है, भले भांति सरकार जानती है कि कानूनों की स्वीकार्यता नहीं है। आप कहते हो आपने किसानों के लिए कानून बनाए, किसान उसके विरोध कर रहे हैं। आज सड़क पे बैठा किसान ये पूछता है कि हमारा इतना हक बनता है कि हम अपनी सरकार से ये मांग करें? क्या हमारा इतना हक नहीं बनता कि अगर कानून हमारे विषय को लेकर है कि वो कानून जो है सरकार वापस ले? कानून भी तो जनमत के आधार पर ही बनते हैं। यहाँ किसी जनता ने कोई पूछा नहीं, कभी मांग नहीं करी, कोई इसके पक्ष में आंदोलन नहीं हुआ, विरोध में जरूर आंदोलन हुआ है, वहां सरकार उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहती। तो ये एक सरकार के इंटेंशंस पे सवाल हुआ है, सरकार पे विश्वास करने को लोग राजी नहीं है। और ये जो आश्वासन है कि दाम इसमें है ही नहीं, कहीं एमएसपी की चर्चा ही नहीं है, तो इसलिए एमएसपी तो मिलती रहेगी। लोग जानते हैं कि एग्री ट्रेड का जो पूरा सिस्टम, जो व्यवस्था है, जब वह ध्वस्त हो जाएगी तो नुकसान होगा। आज भी एमएसपी नहीं मिलती और ना ही इस बिल के माध्यम में कोई प्रावधान है जो एमएसपी सुनिश्चित हो जाए, और इसलिए किसानों ने फिर वो मांग उठाई है कि हमें एमएसपी के लिए भी कानून चाहिए। तो इससे और मुश्किलें सरकार के लिए बढ़ गई। इससे बेहतर होता कि सरकार इसी में अगर क्लॉज डाल दी थी शुरुआत में, तो शायद लोग उस समय इतना विरोध इस कानून का नहीं करते। लेकिन आज सच्चाई ये है कि बिना रोल बैक के कहीं कोई समाधान संभव नहीं। एक सुझाव ये भी आया है सरकार की तरफ से, नहीं पर बाकी बीजेपी नेता जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि ये एमएसपी का ये जो कानून तो सेंटर कानून है, लेकिन अब हर स्टेट को बोल दें कि आपको लागू करना या नहीं करना है। तो जहां स्टेट्स में विरोध नहीं है वो लागू कर लें, जहां पे विरोध है वो नहीं करें। 2003 में भी मॉडल एपीएमसी एक्ट था, फिर तो ये मॉडल एक्ट हो गया कि किसी भी बाध्यता है नहीं इसकी। लेकिन वो तो मूल इस कानून जो मूल उद्देश्य था वो फिर फेल। सरकार ने तो जबरदस्ती, तो स्टेट का इशू है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है। दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उस पर टिप्पणी नहीं दी, शायद विचार भी नहीं किया है कि उस पहलू पे कि क्या ये अधिकार भी है केंद्र सरकार को इस विषय पर कानून बनाने, क्योंकि ये एक राज्य के विषय में एक है जो हमारी सूचियां हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट जो सेंटर की है वो उसमें कानून बना ही नहीं सकती। तो सुब्रमण्यम स्वामी, ये कानून का मतलब क्या रह गया? ये कानून पूरी तरह विड्रॉ हो। ये फार्मिंग का कानून नहीं है, ये तो खरीदने बेचने का कानून बनाया इन्होंने। देखिए, इसमें आपने लैंड लीजिंग भी जोड़ लिया है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी कानून बनाया है, और एग्री मार्केटिंग तो देखो फार्मर करता है ना, वो ट्रेडर नहीं है, बट जब वो फसल को लेके जाता है मंडी पे तो वो कम से कम उस प्रक्रिया पे तो अधिकार है किसान का, उस प्रक्रिया पे अधिकार है राज्य सरकार। एपीएमसी इज अ स्टेट लॉ। हाँ, इसीलिए उन्होंने कहा है कि फिर अब आपने बैकडोर से बना दिया सेंट्रल लॉ, मार्केटिंग बिल्कुल कोई मांगे तो, इसलिए अब इसमें ये सब उलझाने वाली बातें हैं कि आप थोपा नहीं जाएगा। जैसे भूमि अधिग्रहण कानून में आपने एक रास्ता छोड़ दिया राज्य सरकारों के लिए, लेकिन वहां पे जो मूल इशू है वो सेंट्रल लॉ के तहत है। यहाँ तो मूल इशू ही स्टेट लॉ है, तो आप कानून क्यों बना रहे हो? मॉडल एक्ट बना के पेश कर देते। तो क्यों बनाया? क्या आप भी मानते हैं जैसे कि काफी प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि ये 2-3 कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए बनाया है? क्या मेरी एक थ्योरी है। हाँ। अगर आप एनालाइज करेंगे सरकार के 7 साल के काम करने के तरीके को,
मोदी जी शेर पे सवार है, क्योंकि उन्होंने ऐसे वादे किए हैं और वो अपने आप को पोर्ट्रे ऐसे करते हैं, पूरी लीडरशिप बीजेपी की लग गई है। आज किसी मुख्यमंत्री की वैल्यू नहीं, किसी सांसद की वैल्यू नहीं, किसी अधिकारी की वैल्यू नहीं, रोज बाबुओं को गाली देते हैं, सांसदों की क्लास लगाते हैं, तब भी कहते हैं मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी के अलावा किसी प्रोजेक्ट पे कोई ठप्पा नहीं लगा सकता। तो एक सेंट्रलाइजेशन है, केंद्रीकरण है, और एक पर्सनैलिटी का एक कल्ट बनाया गया है। तो अब मोदी जी के लिए मुश्किल है, उनको ऐसी चीजें करनी है जो कभी हुई ना हो, इसलिए उन्होंने 70 साल का नारा दिया है। तो आउट विद द ओल्ड एंड इन विद द न्यू उनका सिस्टम है। जो पुराने व्यवस्था है उनको पूरी तरह से बिगाड़ दो, बदल दो, कुचल दो, ताकि जो हैव नॉट्स हैं, जो उस व्यवस्था से जिनको लाभ नहीं मिलता था, वह ये सपना देखें कि हमें कुछ मिलने वाला है, और जो सिस्टम का हिस्सा है वो अपना बचाव करने में जुट जाए कि जो बची कुची पूंजी है उसको हम निकाल लें। नोटबंदी वाज द सेम थिंग, कि जिनके पास पैसा है उनके खिलाफ जो मोदी ने युद्ध छेड़ दिया और गरीबों को सीधा पैसा दिया जाएगा। तो लोग जिनके पास पैसा था वो बचाने में लगे हुए थे, जिनके पास नहीं था वो सोच रहे थे हमें कुछ मिलेगा। वही ये है, जो मंडी सिस्टम, जिनको मंडी का लाभ है वह सोच रहे हैं हाय हमारे तो तबाही हो गई। और जहां मंडियां है ही नहीं, जहां भाव मिलता ही नहीं, वहां ये जाके किसान को कहेंगे भाई तुम्हें जमीन मिल जाएगी बड़े किसानों की, और टाटा अंबानी तुम्हारे खेत से आके फसल खरीदेंगे, तुम्हें अच्छा दाम मिलेगा। तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल, ये एक और उदाहरण है कि ये सिर्फ मोदी जी की ब्रांडिंग का एक हिस्सा है। बाकी इससे परिणाम अच्छे हों बुरे हों, देश का लाभ हो ना हो, ये चीज लागू भी होगी नहीं होगी, इससे इनको खुद कोई मतलब नहीं। पर एक तौर से फार्मिंग लॉ, कांग्रेस ने भी थोड़ा सा इस तरह का ही लॉ आने की पहले प्लान किया था, फिर वो लाए नहीं। बिहार में मंडियां चले गई हैं, तो किस तौर से रिफॉर्म्स तो आने हैं हमारे फार्मिंग सिस्टम में। आप ही कह रहे हैं कि एमएसपी मिलता ही नहीं है लोगों को। सी रिफॉर्म्स हैव टू टेक पीपल अलॉन्ग, लोगों को साथ लेके अगर कोई परिवर्तन होगा। आप क्रांति लाना चाहते हो, मतलब कहीं ना कहीं आप चीन का मॉडल अपनाना चाह रहे हो, जहां लोगों की से नहीं रहेगी ऊपर से। मतलब आप इतने समझदार हो, इतने ज्ञानी हो, आपको पता है जो किसान को नहीं पता। रिफॉर्म होने चाहिए, लेकिन वो एक सिस्टमैटिक तरीके से होने चाहिए, और उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल जरूरत है। एफडीआई में क्यों नहीं रिफॉर्म करते आप पूछिए। अगर पूरा एफडीआई व्यापार में खोलने की बात होगी तो क्या बीजेपी को वहां रिफॉर्म नहीं चाहिए ना? वहां बीजेपी को कंपटीशन नहीं चाहिए, वहां बीजेपी को फॉरेन पैसा नहीं चाहिए, वहां उनका वोट है। तो ये क्या है कि जैसे कन्वीनियंस होता है वैसे इन थ्योरीज को बता दिया जाता है और मोड़ दिया जाता है। बाकी एक और चीज है, मैं प्रिंसिपल पॉइंट पे आता हूँ। खेती में हम देखेंगे ना तो ये लाइवलीहुड इशू है। वह कोई बिजनेस नहीं कर रहा, वो छोटा 2-3 बीघे का काश्तकार है, ही हैज नथिंग एल्स, उस पर कोई चॉइस नहीं, मजबूरी में शायद खेती कर रहा है, गुजारा भी नहीं उसका हो रहा है। उसको अब आप उसकी आप कहो क्या तुम्हारी दुकान अच्छी हो जाएगी, क्या करोगे? छोटे किसानों को तो बिल्कुल लाभ होना ही नहीं इसमें भी, क्योंकि जो कॉर्पोरेट आएगा वो बड़े किसानों से डील करेगा, जिनके पास कंसोलिडेटेड लैंड होल्डिंग होगी, बड़े चेक होंगे, उनके लिए कन्वीनियंट वही है, उनके लिए एफिशिएंट वही है। छोटे किसान से तो डील करेंगे नहीं, तो छोटे किसान को क्या इसमें लाभ है? और प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत नहीं है इंडियन एग्रीकल्चर में, वी आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग अ लॉट। सवाल यह है कि सीमित संसाधनों से, सीमित जल प्रयोग से एफिशिएंट एग्रीकल्चर हो, आधुनिक खेती हो, और कम कैपिटल में हो जाए, लागत हम कम रखें किसानों की, उनकी आय की हम सोचें कैसे आय बढ़ेगी। तो दोज आर द क्रिटिकल इश्यूज। इसलिए हम ये अगर ये टोपी लगा के देखेंगे, सोचेंगे कभी प्राइवेट सेक्टर हर जगह अच्छा काम करता है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो ग्राहक को भी सस्ते दाम में मिल जाएगा और किसान को भी बेटर दाम मिल जाएगा, और लॉजिस्टिक्स में भी इन्वेस्ट कर लेंगे। क्या ये संभव है? एवरीवन कांट गेन आउट ऑफ इट। तो हमें पता है कि इसमें गेन कौन करेगा। अच्छा, आखिरी 2 सवाल। एक तो ये 2 अक्टूबर की डेट का क्या माने है? इज इट यूपी चुनाव? कहीं ना कहीं तो दिमाग में आया होगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर के तो मायने इस देश में हमेशा महात्मा गांधी जी गांधी जी से आगे क्यों चुनाव में उलझा रहे हो आप? चुनाव नहीं, क्योंकि बिल्कुल 2 महीने के बाद गांधी जी से आगे कुछ नहीं हो सकता। गांधी जी द एक्सक्यूज, गांधी जी कैन नेवर बी द एक्सक्यूज, गांधी जी कैन ऑलवेज बी द रीजन और द मोटिवेशन। Okay, and I introduced you as Jayant Chaudhary, Vice President, but Jayant Chaudhary आंदोलन जीवी कहा जाए या आंदोलनकारी? हाँ, I am wearing to बनाए, people are wearing it on their sleeves as a badge of honor. We've got badges made.
लेट्स से मैं आंदोलनजीवी हूँ, अभी मेरे पास यहाँ नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता. Jen, before the break, we talked about the farmers' protests, but really, UP election seems to be, because the elections are not too far away. So, you think this will play a big role? We've seen it already in the Punjab elections. There, the vote has gone against the Akali Dal. Farmers' protests, I think, did play a role over there also. So, will this become a big election issue? Absolutely, I think. See, BJP came in on a wave. They came in on promises made to farmers. They showed a large-heartedness when they were in opposition. They said, we're going to implement Swaminathan Commission. Modi ji came to Meerut and he said, Acha, Gujarat, we have a very efficient system for sugarcane industry. Nagad cash milta hai wahan to, the moment the farmer supplies sugarcane, he gets paid. So here we will pay you within 14 days, it's my promise. And you will get 400 rupees. He even spoke about a rate. So, and then numerous other sort of issues, governance issues that were raked up. Those promises have, from experience, been shown to be hollow, and they've not really been delivered upon. So yes, that will be a principal issue. And right now that impression is gone that this is not a responsive government. We don't want an all-powerful government that is not responsive to people, to people's aspirations, to people's objections. And this seems to be a machinery that is working only to win elections, not to deliver promises, and to subvert people's will and mandates, and to suppress people. If a journalist asks any questions, he is to be put behind bars. If a leader is, courageous enough to stand and ask a few questions, then he's to be caned. That's the sort of attitude that we have in UP. And it's been systemic. It has come from the top. It has come from directions from Yogi. That Thokdo sort of culture has been encouraged. And as a result, I think UP police is ruined. It'll take a lot of good officers to stand up, and it'll take a government that is very, very sensitive on these issues to actually improve the situation. So UP police was ruined even under Akhilesh and Mayawati. Mayawati maybe not so much, but definitely under Akhilesh, when Yadavs were given prominence, there was a whole lot of caste infusion in the police also. See, I won't really say that, because UP police has always had, these sort of, accusations are used during election time. But numerically, I haven't seen any report out there that actually clarifies or that, yes, there was one caste that was given more postings or promotions or any such research hasn't really come out. So looking back at it, it seems and appears as if it was again a case of BJP throwing up these artificial issues, saying that there is appeasement or there is, a caste bias. Whereas, today what's happening? If BJP can hold a meeting of Jat MPs to try and subvert and weaken a farmers' movement and to brand all agitators as only Jats, is that not caste? Is that not a casteist attitude to have? Isn't it wrong for someone who's taken an oath on the constitution to now start talking openly about caste? So I think, they employ the same methods. I think UP is a complex issue. I'm not saying I have all the solutions or we know all the problems and how to solve them. But I think at least the next election, these should be in the minds and hearts of voters when they come out. I'm happy to say that, on the back of the farmers' agitation, at least Hindu-Muslim tensions have subsided. You see them coming together, sharing a stage, talking about their livelihoods. And if that strain can continue, you will see an election where people will choose, give a positive mandate, not vote to vote someone out. So it will be a positive mandate for development, for governance, and it may also be, yes, anger against BJP. You spoke about this Jat. I believe the BJP did a survey and realized that they may lose 40 Lok Sabha Jat seats spread across Haryana, Western UP and Rajasthan. So you see the Jats all coming together on this farmers issue. That's a uniting issue. Yes, because that's a landed farming caste. There are many others. I think they're all sort of united on this. Even the leadership is diffused. Yogendra Yadav is there, and at least in the farmers' organizations, you see other faces also being there. And in the Kisan Panchayats that we are holding, typically the what we say the Adhyaksh of the Panchayat, or the elder person who's given the charge of concluding the meeting, is usually typically not a Jat.
So, and we get participation from across lines. So the BJP should at least, at least where Western UP is concerned, they've never been their stronghold. So will the vote now be totally against them? The way it's looking as of I can't say for votes. Yes, it should be. Punjab elections are really the way municipal bodies have voted. That's an urban vote. And that's a vote where BJP was strong. The Punjabi voter had an old affinity for BJP. Apart from the Sikh vote, obviously there are other parties that they used to choose from. So for that vote, that core vote of BJP to slip away, and that's the same thing you'll see in Haryana. I think that will definitely also have an impact in UP. This is a shared area with a shared culture, a shared affinity, shared history. They fought against various other forces that invaded India. So I think, yes, today if we are to unite and fight against a common political enemy, then that may also happen. Your defense of the Yadavs in the police force leads me to ask you, is your tie-up with Akhilesh Yadav still intact? Do we see you guys, because I don't think the Congress is with him, but are you still with Akhilesh Yadav? We are having conversations on that. There is nothing that's decided, but yes, we have to look in balance at what is the alternate that can emerge, that is pan-UP, and that has a grassroots presence that can take on BJP. And I think that's where, of course, he has an upper hand. Not the Congress, not Priyanka Gandhi's efforts, despite all that? No, I don't want to make any comments on what Congress's efforts are. I don't want to discourage anyone. Everyone has their own vision and way of working. And if she's coming and doing panchayat for farmers, it's very good. It's a good sign. I just wish BJP would do the same. You can issue them an invitation on this interview to come and... Absolutely. Yes, I invite all BJP leaders come and just try and understand the public's mood. But how do you see the UP elections panning out? Because Yogi seems to have at least, the upper caste vote, you can say, the Thakur vote. He's been patronizing a lot of Thakurs. The Brahmins may be a little upset with him, if I just, make a broad generalization. See, UP is a big scale. There has been a now majority governments, which means that UP, if there's a trend that develops, it only gets stronger and stronger. And Election Commission also tends to make it a very long election. So one phase may have an impact on the next phase. I think it should be a much shorter election. India has enough resources and forces that can be utilized, secured for securing a clean and fair election. There's no reason why it should be conducted over a month. That is ridiculous. Because you see, all work stops, everything stops. And it has a very negative developmental impact. So if we have a short UP election, then you will see also regional variation. So there's caste issues, obviously, that, people do think along those lines, tend to vote along those lines. Anyone who says it isn't so is living in some fancy dreamland. That's not the case. People do have affinity for certain, identities. But to say, these blanket things that upper caste is with BJP, or it may not be with BJP all over UP. Maybe Gorakhpur, Yogi ji has been the MP, and that's the center of government right now in some senses. So in that pocket, there may be some upper caste vote that he has. But to say that all Thakurs are with BJP is also wrong. So it's too early to make analysis. Right now, no one has even started an electoral pitch. Right now, we're just fighting a street battle, Priya, for farmers' interests. And it's good to see all of you on the streets, because that's really, I think, where the most decisive battles are being fought. But before I let you go, I want to just talk to you about a larger question on the state of the opposition. We've seen because there is no single tall leader. You and I had many conversations about this earlier also in the eve of 2019. But really no single leader has emerged, no platform has emerged. Are you all still waiting for Congress to get its act together, or the rest of the opposition now plans to do something? I think there is still some questions to be asked on that, and some hard thinking to be done by all of us. It's not that Modi is a very tall leader, or that he's only capable face in a country of 130 crores. But in comparison, he seems to be the tallest.
Because there's a machinery behind him. There's a hype. There's, you know, that he reads out his speeches, but people are told that they go look at his memory, and everything he wears is thought out. Everything he's saying is written and thought out. So there's a whole machinery. There's social media, troll army, a lot of money. So if we are to fight that, then I don't think we need the one great white leader of great hope, but we do need at least some sort of coordination on issues and a broad understanding on issues, and some framework where we're able to work together. And again, it's not against Modi. It is for India. It is for our own agenda. One great big idea would do also, as you said, you can't fight an election on a negative. You have to fight it on a positive also. I think the farmer's idea is a big issue. If the farmer gets a legal system where their rates are given more support than they are today, because, then that will solve a big, big crisis. And we have to solve it. Every government has just been passing the buck on that. But solving the agricultural trade conundrum on how to improve value flowing to the farmer, to the producer, that is the biggest challenge for this country. And if through this agitation, at least every party in the opposition, I know that every party will eventually commit, at least we'll get some change. And last question, do you see Sharad Pawar forming some platform with Mamta, Kejriwal, would Akhilesh, and forget Akhilesh, would you be a part of that kind of a setup? I see all possibilities are live, apart from maybe, the unthinkables, which is aligning with BJP. Congress or BJP coming together, or the left or right coming together. I don't think those sort of things will come up. But yes, in terms of tie-ups, in terms of strategic tie-ups, in terms of understandings and united programs, I think you will see a lot of dynamic shifts. And I hope very soon. But thank you so much for this conversation, Jayant, and wish you all the best with the protests and the panchayats that you're doing. Thank you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.